नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। अंतिम रण यानी कि लोकसभा चुनाव 2024। नरेंद्र मोदी ने अंतिम रण की अग्नि परीक्षा के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अपने मिशन 80 पूरा होने के तहत चुना है। अब 9 साल पूरे होने के कार्यकाल पे तमाम सांसदों को बोला गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए, जितना आपने काम किया है उसका हमें फॉर्म भर के रिपोर्ट दीजिए। कितने लोगों से आप कनेक्ट हुए, कितना आपने विकास कार्य किया और क्या लेकर आप लोकसभा चुनाव 2024 में जाएंगे। इसको लेकर हर सांसद सक्रिय है, हर सांसद काम कर रहा है और लगभग अगर आप किसी कार्यालय में संपर्क किसी सांसद को करेंगे तो सिर्फ ये पता चलेगा कि सांसद जी अपने अपने क्षेत्र में है। इस वक्त मेरे साथ सत्यदेव पचौरी साहब मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं। इस वक्त मेरे साथ सत्यदेव पचौरी साहब मौजूद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कई अहम पोर्टफोलियोज इन्होंने इनके पास थे। सत्यदेव पचौरी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक और अटक से लेकर कटक तक तमाम सांसदों को अपने 9 साल के काम के लिए भेजा जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे समय में सक्रिय है जब कांग्रेस उन्हें छोड़ नहीं रही है, तीसरे मोर्चे की आहट है। ऐसे में सांसद जितने भी अपने क्षेत्र में, आप कानपुर से सांसद है, कई पोर्टफोलियोज आपके पास है, क्या कुछ अब आपके पास अंतिम रण की तैयारी को लेकर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल चुनाव लड़ती है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव की शुरुआत होती है। माननीय मोदी जी ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई कि उनका सांसद, उनका विधायक, उनका मंत्री 24 घंटे सक्रिय रहता है और हमें पार्टी को अपना रिपोर्ट कार्ड भी भेजना होता है कि हम सक्रिय हैं तो कहाँ हैं। हर महीने कोई ना कोई उनकी योजना आ जाती है कि आज तिरंगा यात्रा निकालनी है, आज घर घर संपर्क करना है, लाभार्थी सम्मेलन करने हैं, आपको कैंप लगाने हैं, दिव्यांगों को सहायता करनी है। ये सारे काम हम लोगों के निरंतर रेगुलर चलते हैं। हमने एक काम और किया है जो आपको बता दूं, पूरे देश में कहीं नहीं है। हमने बाढ़ मित्र योजना लागू की। उस योजना के तहत मेरा एक पेड वर्कर हर वार्ड में एक है, जो सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उनको लाभ दिलाने के लिए है। और उनके हमारे पास सूची है कि किन किन को हमने योजनाओं का लाभ दिलाया है, कौन कौन लोग अनभिज्ञ थे, वो जानते नहीं थे योजनाओं के बारे में, उनको जानकारी दी और सरकारी कार्यालयों में जाके योजना को उन तक पहुंचाया। ये और कहीं नहीं है। हम अपना ही रिपोर्ट कार्ड बना के इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी को कॉफी टेबल बुक के रूप में देने वाले। ठीक है सर, डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। जैसे केंद्र में बीजेपी, प्रदेश में योगी, नगर निगम भी प्रमिला पांडे यानी कि बीजेपी, तीन तरफ सरकार है। लेकिन अब जब भी कोई कानपुर में आता है तो सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, बिजली की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, जल निकासी की समस्या है। ऐसी जो बेसिक समस्याएं हैं जिससे कानपुर दो चार है, जिसमें सबसे बड़ी पोल्यूशन है, उसका निराकरण क्या अभी तक के सांसद क्यों नहीं कर पाए? देखिए, बिजली की समस्या के लिए जो पुराने तार थे उनको बदलने के लिए केंद्र सरकार से 1,000 करोड़ रुपया ले आए, 975 करोड़ रुपया। वो काम चल रहा है। बिजली चोरी बहुत होती थी, अंडरग्राउंड वायरिंग करवा रहा हूँ। हाँ, कुछ विभागीय गड़बड़ियां हैं, जैसे 250 कर्मचारियों को अनुशासनहीनता में निकाल दिया जो लाइनमैन है। अब जो रिप्लेसमेंट किया वो अनट्रेंड लोग हैं, तो उसमें डिफिकल्टी आएगी। लोड बहुत ज्यादा इस समय बढ़ गया गर्मी के कारण। उत्तर प्रदेश में जो कंजम्पशन है 27,000 मेगावाट है, हमारा उत्पादन कम है, इसीलिए थोड़ी बहुत शट डाउन लेना पड़ता है, अदरवाइज बिजली की कोई समस्या नहीं। सड़कों पे सर गड्ढे की पोल्यूशन। बात, सर। सड़कों पे गड्ढों की बात हुई है, ये कहावत है। कहीं कोई गड्ढा दिखा दीजिए, कोई फोटो दिखा दीजिए आप कि ये सड़कों पर गड्ढे हैं। वैसे तो ये काम नगर निगम का है, सभासद का है, विधायक का है।
सांसद का काम है बड़ी बड़ी योजनाएं लाना, वो मैं कानपुर के लिए लाया हूँ। हमने कानपुर के लिए 10,000 करोड़ की रिंग रोड पास कराई। हमने कानपुर में ट्रैफिक सुगम यातायात के लिए 1,000 करोड़ का जीटी रोड का एलिवेटेड पास कराया। हमने अनवरगंज से मदना की रेलवे लाइन ये एलिवेटेड हो जाए ताकि जो 16 फाटकों पे जाम लगता है ये खत्म हो जाए। ये 11 से 75 करोड़ में हमने पास करा दिया। और ये ऐसे काम कन्वेंशन सेंटर कानपुर में नहीं था, वो बनवा दिया। मलिन बस्तियों के सुधार के लिए हमने मलिन बस्तियों के 11 वार्ड में काम हो रहे हैं। अब शहर स्मार्ट हो रहा है तो मलिन बस्तियां भी आचार्य स्मार्ट जी हो रही दुरुस्त फरमा रहे हैं। और आप ऐसे सांसद हैं मैंने जिनको क्षेत्र में जाते हुए देखा है, जनता से संवाद करते हुए देखा है। लेकिन फिर भी सर, कानपुर में कह रहे हैं कि बूढ़ों और रिटायर्ड का शहर रह जाएगा, यूथ यहाँ से बाहर जा रहा है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, बिजली की समस्या है। इस समस्या का समूल नाश कैसे हो? क्योंकि कानपुर में आप और हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। ये स्मार्ट सिटी तक में आगे नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर संभावनाएं अपार है। हर चुनाव में लाल इमली की बात होती है, उद्योगपतियों की बात होती है, ट्रेनरीज की बात होती है, जीएसटी, इन तमाम चीजों की बात होती है। तो ये क्या सर आपके हिसाब से सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह जाते हैं? मैडम, मैंने लाल इमली की कर्मचारियों की समस्या का समाधान पूर्ण रूपेण करा दिया। 1 से 2 करोड़ रुपया जो बकाया था कर्मचारियों का, उनका भुगतान उनके खाते में पहुंच गया। ये पहली दफे हुआ है। 2000 से उनका पैसा अटका पड़ा था। मैंने पार्लियामेंट में 3 बार सरकार के खिलाफ मुद्दा उठाया 0 आवर में, और उसी का परिणाम है कि आज लाल इमली कर्मचारियों का एक एक पैसा भुगतान हो गया है। एलिवेटेड बनना, अनवरगंज नहीं बनना था, मैंने मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। वो भी 11 से 75 करोड़ से माननीय प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन से पास हुआ है। सर, और व्यापारी हमारे जो साल रीढ़ है में, कानपुर की, हमारे समय में 9 फ्लाईओवर बने। 9 फ्लाईओवर जो कभी भी किसी पार्लियामेंट के 5 साल के समय में नहीं बने। इतना फ्लाईओवर का काम हमने करा है। सर व्यापारी कानपुर की रीढ़ क्यों छोड़कर बाहर जा रहा है या क्यों त्रस्त है? अरे व्यापारी तो यहाँ मत कर रहा है। यहाँ हमारे यहाँ किराने का व्यापार है, तो कपड़े का व्यापार है, लोहे का व्यापार है, और जी, हौजरी का व्यापार है, लेदर का व्यापार है। ये व्यापार सब उद्योग फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेदर क्लस्टर बनने जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर अभी मान्यता हो गई। डिफेंस कॉरिडोर के प्लाटों की और डिमांड है। कितने आए थे 3.5 एकड़ में, सारे प्लाट बिक गए। यहाँ पर युवा की प्रतिभा का कोई पलायन नहीं हो रही। हाँ, प्रतिभा ज्यादा पैसे की चाहत में विदेशों में जा रहे हैं, बंगलौर जा रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि जी। उनको कानपुर जो आईटी पार्क होना चाहिए, आईटी सिटी होना चाहिए, उसकी कमी है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कानपुर में आईटी सिटी के रूप में विकसित हो, ताकि यहाँ की प्रतिभाएं बाहर न जाएं। ठीक है सर। सवाल ये कि योगी जी विधानसभा में कह रहे थे कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। धीरे धीरे उन्होंने 61 माफिया की लिस्ट बनाई, सब चीज टिक मार्क की। कानपुर एक समय में गलत कारण से फेमस हो गया था, वो क्राइम को लेकर था। आपको पता ही होगा कि कानपुर साउथ से सबसे ज्यादा क्राइम और इस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही थी। आप जो अपराध है, जो माफिया राज है, जिसने कानपुर में जन्म भी लिया, पैर भी पसारे, आपको क्या लगता है कि उसके ग्राफ में अब कमी देखने को मिली और भी कानपुर के छटे हुए गुंडे, मवाली, माफिया अपराधी हैं जिनका और पत्ता कटना तय है योगी सरकार 2.0 में? आप पत्रकार हैं और खोजी पत्रकार हैं। हम एक आपसे निवेदन करेंगे कि शहर में जब निकल जाइए और जनता से राय लीजिए कि अब कोई अपराध हो रहा है। बताइए, किसी अखबार में कोई चेन स्नैच की घटना सुनाई दी? सर किसी टीजिंग तो अखबार बहुत में हो रही क्या है, यह मेरे साथ सुनाई भी दिया हुई। कि लड़कियों को छेड़छाड़ हो रही है? अब अपराध खत्म हो गए। अब 3 प्रकार के अपराध रह गए: पारिवारिक झगड़ा, जमीन पर कब्जा, या कोर्ट के केसेस। यही, अब इसके बाद कोई अपराध है ही नहीं।
ठीक है सर, जाते जाते आखिरी सवाल सर, इस बार ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो 75 की उम्र पार कर चुके हैं या जो पैरामीटर को क्रॉस कर चुके हैं उन्हें दोबारा टिकट नहीं दिया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना? मेरा कहना यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जनसंघ के समय का। जी 1968 से मैंने काम किया, मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। पार्टी स्वयं मुझे जब जरूरत महसूस हुई, उन्हें लगा कि यही उपयुक्त व्यक्ति हैं, तो उन्होंने हमें टिकट दिया। अभी भी जब 2019 में मुझे लोकसभा उन्होंने टिकट दिया तो मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री था, हमने टिकट मांगा नहीं था, पार्टी ने टिकट दिया क्योंकि उन्हें लगा कि पचौरी जी चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। और ये ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, इसीलिए भी ब्राह्मणों में हमसे बड़ा कद्दावर कोई नेता नहीं है। अब ये पार्टी को तय करना है, पार्टी जो करेगी हम वो मानेंगे, हम समर्पित भाव से काम करेंगे। पचौरी जी, मोदी जी ब्राह्मण बाहुल बोले कि प्रधानमंत्री आपने बने, सोशल ये इंजीनियरिंग की बात कर दी सर, बात कर दी ना कि बीजेपी कास्ट फैक्टर और समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट देगी, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर, ना कि मेरिट को। ये हर जगह देखा जाता, ये सोशल इंजीनियरिंग तो हर जगह देखा जाता, और मेरिट तो हमारे यहाँ पहले प्राथमिकता है। अगर मेरिट की कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे तो पार्टी जो निर्णय लेगी उसमें स्वीकार। धन्यवाद सत्यदेव पचौरी जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बेबाकी से अपनी बात रखी, कुछ बातों को आपने बोला जो आप मंच पर भी बोलते हैं, लेकिन कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना ये एक बहुत बड़ा जिगर चाहिए उसके लिए, जिसको आपने दिखाया बहुत अच्छी तरीके से। जहां कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उसको भी आपने एक्सेप्ट करा और बताया कि समस्या को आप जल्दी सलटाएंगे, तमाम बातों पर बात करी। धन्यवाद सर आपका हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए, नमस्कार। थैंक यू सो मच।